बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं क्लास 12 में। ये जो है लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर 5 का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं कुछ उसमें हुआ था। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए उसके कुछ पार्ट जो है मतलब चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। उसमें 2 बताया गया था, आपको याद करिए, या जो नहीं देख पाए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देख लें, तभी जाकर के ये पहला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ जो है वहां 2 बताया गया था, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र। ठीक है। यहाँ तीसरा जो है चुंबकीय प्रेरण, समझिए क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो सबसे पहले तो बात समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि प्रेरण क्या है। प्रेरण मतलब किसी के प्रभाव को ग्रहण कर लेना। प्रेरण का मतलब कुल मिला के अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, तो प्रेरण का मतलब कि किसी के गुण को मतलब ग्रहण कर लेना, किसी के प्रभाव में आ जाना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, हर टॉपिक से आप अनजान हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मतलब आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी आ जा रही है कि आप भी इस टॉपिक को उसके बाद पढ़ा सकते हैं। मतलब वो गुण आपके अंदर भी आ गया। कैसे आया? जब आप हमारे संपर्क में आए। संपर्क में आने का मतलब कि हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए। इस केस में तो हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए तो वो संपर्क हुआ। ठीक है। तो यानी कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप 100% ग्रहण कर ले रहे हैं और वो टॉपिक आपके भी दिमाग में बैठ गया। मतलब आपके अंदर भी वो गुण आ गया कि वो टॉपिक आप अब बता लेंगे, पढ़ा लेंगे। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रेरण। ठीक है। प्रेरणा से मतलब ये समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहां पर चुंबकीय प्रेरण का क्या मतलब है, तो परिभाषा से देखिए। हमने परिभाषा पहले इसलिए लिख दिया है कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन की जो परिभाषा है उसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इसके पहले भी पढ़ाया गया चुंबकन क्षेत्र में, आप पढ़िएगा जाकर के पिछले वीडियो में कि ये बात इतना उसमें भी लिखा गया है, बट दोनों में फर्क है। ठीक है ना। तो यानी कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय गुण को ग्रहण कर सके। अब जैसे प्लास्टिक ले जाकर रख दिए चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या वो चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा? नहीं। तो इसलिए लिखा जा रहा है चुंबकीय पदार्थ, मतलब कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो जो चुंबकीय गुण को ग्रहण कर सके, उस लायक हो कि वो चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर सके, तो उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र बना हो और वहां पर उसको ले जाकर रख दीजिए तो उसके गुण को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चुंबकित होने का मतलब कि उस चुंबकीय क्षेत्र के गुण को ग्रहण कर लिया, चुंबकित हो गया, उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ गया। ठीक है। पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को, यानी कि चुंबकित हो गया, मतलब चुंबकीय गुण उसके अंदर भी आ गया, वो भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, तो उसको बोलेंगे चुंबकत्व। मतलब उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ गया। तो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को देखिए प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। कौन सा चुंबकत्व कहते हैं भाई? प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है। क्योंकि पहले से चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें वो गया तो उसके गुण को ग्रहण कर लिया। ठीक है। तो यानी कि प्रेरित चुंबकत्व बोलेंगे। और इस घटना को, जो भी ये घटना हो रहा है, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। ठीक है। बात अच्छे से समझ में आ गई। फिर से एक बार सुन लीजिए। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखा जाता है तो वह क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को, मतलब वो भी चुंबकित हो गया, मतलब उसके अंदर चुंबकीय गुण आ गया। तो इस पदार्थ में उत्पन्न इस चुंबकत्व को हम क्या कहते हैं? प्रेरित चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है। प्रेरित चुंबकत्व बोलते हैं। और इस पूरी घटना को जो भी हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो है थोड़ा सा एक जो है एक चीज और यहां से जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये पहले से वाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये पहले से वाह्य चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, और इसमें आप ले जा करके और एक जो है एक लोहे का टुकड़ा रख दिया या छड़ रख दिए, ठीक है, लोहे का छड़ रख दिया आपने। तो अब होगा क्या, ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें आपने एक जो है पदार्थ को रख दिया, और यह पदार्थ कैसा है, चुंबकीय पदार्थ है। लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो चुंबकीय गुण को क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, यानी कि चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगर लोहे को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया गया तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेरित चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ये चुंबकत्व का गुण धारण कर लेगा, चुंबक बन जाएगा। तो अब देखिए, जब चुंबक बन जाएगा तो हमने कहा था, बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि चुंबक जब ही ये बनेगा तो इसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक क्या, साउथ पोल। तो इसका जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, वो यहां इधर है, लेफ्ट में है, मतलब हमारे हमसे समझिए, मेरा हाथ ये राइट है और ये क्या, लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट में जो है साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, और इधर राइट में नॉर्थ पोल है, बन गया, ठीक है। अब चलिए, जब ये चुंबकीय गुण को धारण कर लेगा तो ये घटना होगी, ठीक है, यानी कि चुंबक बन जाएगा तो ये घटना होगी, इसके भी दो पोल बन जाएंगे, ठीक है। तो इधर वाला साउथ पोल और इधर वाला क्या, नॉर्थ पोल बन गया, ठीक है। अब जरा आप सोचिए कि इसके पास भी चुंबकीय गुण है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो इसके पहले आपने दंड चुंबक में पढ़ा है, ये किस तरह का व्यवहार करेगा, दंड चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। तो दंड चुंबक में आपने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। देखिए, नॉर्थ पोल से निकली और किधर प्रवेश कर गई, साउथ पोल में प्रवेश कर गई। नॉर्थ पोल से निकल करके किधर प्रवेश करती है, साउथ पोल में, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल करके और किधर प्रवेश करती है, साउथ पोल में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यानी कि इधर से निकल के इधर, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल में प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब जरा सोचिए बात को, अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड यहां पे जो है कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका। देखिए, जब ये जो है, जब ये घटना होगी, ये चुंबक बन चुका होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इसकी भी निकलेंगी, तो आपको पढ़ाया गया था कि फिर से ये साउथ पोल में प्रवेश करके चुंबक के अंदर से होके जाती है, चुंबक के अंदर से होके जाती है, यानी कि अब देखिए इनका डायरेक्शन ये होगा, इनका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो चुंबक के अंदर जरा सोचिए कि ये बल रेखाएं बाहर, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे, मतलब ये ब्लैक वाली लाइन कौन सी है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं, और ये जो आपने नॉर्थ पोल से साउथ पोल में बनाया है, ये चुंबक, ये लोहा जो आपने छड़ जो रखा था वो चुंबक बन चुका है, तो उसकी बल रेखाएं चल रही हैं, ठीक है, उसकी बल रेखाएं चल रही हैं। तो अब जरा सोचिए कि इस चुंबक के अंदर जरा ये कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए कि हमने तो ये दूर दूर बनाया है, ये बहुत पास पास होंगी लाइनें सब। तो अब देखिए, और भी अगर लाइन आप खींचेंगे, इसके अंदर और भी लाइन खींचिए, तो इसके अंदर और भी लाइन आप खींचेंगे तो ये लगभग इस तरह से घना होगा, मतलब, ठीक है ना। तो आप देखिए जरा कि जो ये काली वाली लाइन है, यानी कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है, देखिए ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये सब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए जरा कि इनकी भी दिशा वही है, इनकी भी दिशा वही है जो छड़ चुंबक, यानी कि जो छड़ चुंबक बन चुका है उसकी बल रेखाओं की दिशा है। देख लीजिए, ये ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में प्रवेश करें तो अंदर तो इसी दिशा में चल रही है ना, जिस दिशा में ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है उसी दिशा में ये भी चल रही है, तो दोनों की बल रेखाएं एक ही दिशा में है, तो यानी कि चुंबक के अंदर ये क्या हो जाएंगी, घनी हो जाएंगी, यानी कि ये जो है बहुत घनी जो है ये बल रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और जब बल रेखाएं पास पास हो जाती है, एकदम घनी होती हैं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो इसका मतलब कि ये जो छड़ चुंबक है इसके अंदर बहुत ज्यादा चुंबकीय गुण आ चुका है, और बाहर जो है, अब देखिए बाहर तो विपरीत दिशा में चल रही है ना, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं
जो है लेफ्ट से राइट में जा रही है, देख सकते हैं, और इसकी राइट से लेफ्ट में आ रही है बाहर। तो क्या होगा कि बाहर की कुछ घटनाएं इस तरह से होगी कि बाहर बल रेखाएं जो है कम हो जाएंगी, लेकिन अंदर क्या हो जाएंगी, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में है तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो ये मैग्नेट यानी कि ये मैग्नेट के जैसे क्या करेगा, व्यवहार करेगा, और ये प्रबल मैग्नेट के जैसे व्यवहार करेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको आपको बनाना हो तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। जैसे एक फिगर मैं और बना रहा हूं, इसमें देखिए ये आपका जो है मैं उसी कलर का बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका जो आपने छड़ रखा था वो चुंबक बन चुका है। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये बल रेखाएं हैं, जो ये ब्लैक वाली या दोनों मिल करके आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम फिगर को बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होके जाएगी, ये कुछ इस तरह से होके जाएगी, और इसमें बल रेखाएं, इधर से भी वही घटना होगा, इसमें कुछ इस तरह से होके जाएंगी, और इसके अंदर कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी। इसके अंदर क्या हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी, और बाहर क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है। तो ये है पूरा इसका जो है कॉन्सेप्ट चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है। इस फिगर को आप नहीं बनाएंगे, ये तो समझने के लिए है, बट इस फिगर को आप बना सकते हैं, इस ऐसे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब आइए मात्रक की बात कर लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। अथवा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी होता है, जिसको शॉर्टकट में एन, और ये पर एम्पियर इंटू मीटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। या इसका एक शब्द का मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। अगर कहीं पर लिखा हो, इस केस में कैपिटल टी कहीं लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, टेस्ला पढ़ेंगे। तो इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। ठीक है। अब जो है आइए बात करते हैं चुंबकशीलता की। अगला जो परिभाषा है वो चुंबकशीलता का है। चुंबकशीलता इसके पहले बताया जा चुका है आपको कि म्यू, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू चुंबकशीलता है। ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता आपने पढ़ा है, तो उसको निर्वात की चुंबकशीलता को हम किससे दिखाते हैं, म्यू नॉट से दिखाते हैं, आपको पता है। ठीक है, बताया गया ये कि इसको किसे दिखाते हैं, म्यू नॉट से दिखाते हैं। और चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता, उसको किसे दिखाते हैं, सिर्फ म्यू से दिखाते हैं। तो चुंबकशीलता की परिभाषा लिखिए, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। किसी चुंबकित पदार्थ के अंदर, चुंबकित पदार्थ कौन सा है भाई, ये वाला है ना, आपने लोहा को रख दिया, यानी कि छड़ को रख दिया या, तो वो क्या बन गया, चुंबक बन गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका चुंबकित पदार्थ हो गया। ठीक है। तो किसी चुंबकित पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण को आपने परिभाषित किया अभी। ठीक है ना, यानी कि परिभाषा देखा आपने। ठीक है। तो यानी कि किसी चुंबकित पदार्थ के अंदर, यानी इस चुंबकित पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण किसे दिखाते हैं, बी, चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र, जाके पढ़ लीजिएगा अगर कोई आप में से नहीं पढ़ा होगा तो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। बड़ा आसान है, आप जो है ना एक ऐसे लिख सकते हैं एक शब्द में। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आपने ऐसे ओरल बोलिए कि ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, या आप परिभाषा अच्छे से लिखिए कि चुंबकित पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं भाई, म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर क्या लिखेंगे इस परिभाषा के अनुसार, कह रहा है ना, सबसे पहले जो आता है उसको ऊपर लिखते हैं, सबसे बाद में जो आता है उसको नीचे लिखते हैं जब रेशियो की बात करते हैं। ठीक है। तो यानी कि चुंबकीय प्रेरण सबसे पहले आ रहा है तो ऊपर, और चुंबकन क्षेत्र बाद में आ रहा है तो नीचे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। बड़ा आसान है। ठीक है। मात्रक इसका आपको लिखना होगा, तो मात्रक लिखिए, एसआई मात्रक इसका होता है वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन एन और डॉट करके ऐसे लिखा हुआ ए पर -2, तो इसका मतलब हो गया जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब चलिए
अब पांचवा को परिभाषित करते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। इसके पहले वाले वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था, चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता, जिसको काई मतलब ये बोला गया था, ठीक है ना। ये सिंबल होता है, ऐसे आप बनाएंगे, जैसे आप एक्स नहीं है ये, बल्कि ऐसे टेढ़ा करेंगे और ये लाइनें खींच देंगे तो काई पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब जो है इसका सिंबल कहीं कहीं आपको कायम भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, काई भी और कायम भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसकी परिभाषा बड़ा आसान है, ये भी जो है रेशियो का ही फॉर्म है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये आई है और ये क्या है, एच है। आप याद करिए इसके पहले वाले वीडियो में आई को क्या कहते थे, चुंबकन तीव्रता, और एच किसको बोलते थे, चुंबकन क्षेत्र। तो इसका मतलब ये परिभाषा आपको बनानी होगी तो बड़ा इजी है ना, कि आप कहिए कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, या चुंबकीय सुग्राहिता, एक और नाम है इसका क्या, चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। बड़ा आसान है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए लिखा भी है वही चीज, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, देख लीजिए हमने कहा ना, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता वह चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, काई बराबर आई अपन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और इसका मात्रक होगा कि नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या इसका मात्रक होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जो है अपना आंसर। और बाकी अगर गलत होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और आपका आंसर सही होगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब एक नोट में विशेष बात लिखी गई है कि निर्वात के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, ठीक है। निर्वात में आपसे पूछ दिया जाता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है निर्वात के लिए कितनी होती है, तो निर्वात के लिए आप याद रखेंगे कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र मतलब कोई भी लोहा को ले जाकर निर्वात में रख दीजिए तो क्या वो चुंबक बन जाएगा, नहीं, तो चुंबक नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो है ये चुंबकीय सुग्राहिता उसकी कुछ नहीं होगी, मतलब 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। ये भी रेशियो ही होता है, ये भी अनुपात ही होता है। किसका अनुपात होता है भाई, आपको पता है ना कि म्यू और म्यू नॉट के बारे में, ठीक है। म्यू क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है। और ये म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। तो पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। इसे म्यू आर से डिनोट करते हैं, म्यू आर से। तो बड़ा आसान है इसकी परिभाषा याद रखना कि इसके बारे में पता ही है आपको, म्यू और म्यू नॉट, ठीक है ना। तो वही परिभाषा में भी लिखा गया, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको हम म्यू से दिखाते हैं, और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि ये दो राशियों का जो है अनुपात है, ठीक है, जिनका मात्रक समान होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक आंकिक मान होता है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आंकिक मान होता है। यह एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा। और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है, अब एक चीज समझिए यहां से थोड़ा सा, ये वाला फैक्टर आपको समझना है। चुंबकीय गुण के आधार पर आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कब होगा, जब सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर का मान, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। यानी कि इसका मान 1 के बराबर किसके लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए। अगर 1 से मान कम हो गया तो वह पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। अगर इसका मान यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से ज्यादा हो जाए तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। और अगर इस म्यू आर का मान यानी इसकी सापेक्ष चुंबकशीलता का मान अगर 1 से बहुत ज्यादा हो जाए तो वह पदार्थ
कौन सा पदार्थ कहलाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। तो अपने नोट में ये जरूर लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई में संबंध। कैसे संबंध निकाले? ठीक है, तो आपको पता है इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था आपको कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, ये बताया गया था आपको। याद करिए कि जो है जब परिनालिका के अंदर कोई पदार्थ रख दिया जाता है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I, ठीक है ना, ये लिखा गया था। ठीक है, अब जो है यहां से म्यू नॉट H को कॉमन लिया गया, वहां भी इस तरह से कराए थे, इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा जाकर के कि वहां पे भी डेरिवेशन कराया गया था इस तरह से। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ म्यू नॉट निकल गया बाहर, H नहीं है तो H से भाग हो जाएगा यहाँ पे। तो I अपान H क्या कहलाता है, I अपान H याद करिए, इसको बोलते हैं काई M, इसको बोलते हैं काई या काई M भी कहीं कहीं नोटेशन में आता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो सिंस I अपान H इज इक्वल टू काई M, तो यानी काई, तो अब इसके जगह पे क्या रख देंगे, काई। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा काई। ठीक है, और बाकी सब वही है, सेम है। अब देखिए ये म्यू नॉट H है क्या, वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि याद करिए कि परिनालिका में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाला था, तो वो कितना आया था, म्यू नॉट H आया था। ठीक है, म्यू नॉट H, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H आया था। तो जब देखिए म्यू नॉट H इज इक्वल टू क्या होगा, B नॉट, देखिए B नॉट। ठीक है, तो B बराबर क्या होगा भाई, ये निर्वात के लिए होता है, और अगर माध्यम के लिए करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू, माध्यम के लिए म्यू होता है, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब देखिए इसी मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए B के जगह पे आपको क्या रखना है, म्यू H रखना है, तो B के जगह पे हमने रख दिया म्यू H। ठीक है, और बाकी सब सेम है, इधर वाला आपको नहीं बदलना है, B नॉट नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए H से H कट जाएगा, H से H कट गया तो क्या बचा, इधर म्यू और इधर म्यू नॉट, तो हो गया आपका म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। ठीक है, अब देखिए इससे आप भाग दे दीजिए इधर, तो जब भाग देंगे तो म्यू अपान म्यू नॉट होगा इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब आपको पता है ना म्यू अपान म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। यहां से देख लीजिए म्यू अपान म्यू नॉट म्यू आर, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, तो ये लिख दिया म्यू आर। ठीक है, अब म्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस काई M। तो ये देखिए ये आपका चुंबकीय सापेक्ष चुंबकशीलता है, और ये क्या है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो आपका हेडिंग भी वही है, सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध निकाल दीजिए, तो ये आपका संबंध निकल के आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसे पास करके और नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और जो है पढ़ाई प्रॉपर करिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।